इस पे फर्स्ट लॉ पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वर्क करते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सिस्टम करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, इसको किस तरीके से क्या चीज़ें। तो हमारा है आज लेक्चर नंबर 3। देखो, कोई सिस्टम दे रहे हैं, सिस्टम डज वर्क 100 जूल ऑन सराउंडिंग बाय एब्जॉर्बिंग 150 जूल हीट। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या था, अगर हम बात करें, हीट अगर कोई सिस्टम गेन करता है तो पॉजिटिव ली जाती है, और कोई सिस्टम अगर लॉस करता है हीट को तो उसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव वैल्यू। सिस्टम अगर वर्क करता है, वर्क बाय सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड वर्क ऑन द सिस्टम जल्दी से बताइए, वर्क में क्या कन्वेंशन बताया था। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ऑन द सिस्टम कैसा होता है वर्क, पॉजिटिव। तो सारी चीजें हमें दी हुई हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू यहाँ पे 100 जूल सिस्टम जो है ये वर्क कर रहा है ऑन द सराउंडिंग, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, तो सिस्टम बाय वर्क बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव आ जाएगा। और हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम के द्वारा, तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब या मतलब गेन, तो 150 जूल ये हीट गेन कर रहा है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 50 आ जाएगी डेल्टा यू। यहां तक बात सबको क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा वर्क को डिटेल में देखते हैं कि वर्क होता क्या है। वर्क की अगर हम लोग बात करें तो वर्क था एक पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही केवल नहीं डिपेंड करेगा, पाथ जिससे वर्क किया जा रहा है उसके ऊपर भी वर्क की डिपेंडेंसी होगी। पाथ चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब ये जो वर्क है थर्मोडायनेमिक्स में, स्पेशली इन केमिस्ट्री, अगर हम लोग देखें वर्क को तो हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, और इस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके के सिस्टम हम लोग पहले समझते हैं। एक को बोलते हैं रिवर्सिबल और दूसरे को बोलते हैं हम लोग इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल सिस्टम की अगर बात करें, रिवर्सिबल और सिस्टम नहीं, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि रिवर्सिबल सिस्टम को हम ऐसा मानते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल वाला, ये बहुत ज़्यादा टाइम में होता है, लॉन्ग टाइम में कंप्लीट होता है, या आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में। बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शंस में इसको हम मानते हैं, स्मॉल फ्रैक्शंस में इसको देखते हैं। बहुत लंबे टाइम का स्मॉल फंक्शन में और बहुत सारे स्टेप्स होंगे, इनफाइनाइट स्टेप्स में ये कंप्लीट होगा रिवर्सिबल वाला।
और ये जो इरिवर्सिबल होता है ये एकदम सडन, ये फास्ट प्रोसेस है, रैपिड प्रोसेस है। जैसे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लें हम रिवर्सिबल का, ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई गैस फिल है और ये ऊपर इसके पिस्टन लगा हुआ है। ये अभी क्या है, यहाँ पे ये पिस्टन आपका यहाँ पर है और मूव कर सकता है। अभी यहाँ पे रुका हुआ है। अब रुका हुआ है ये पिस्टन यहाँ पे, इसका मतलब ये जो गैस है अंदर से प्रेशर लगाएगी और ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, तो उसको हम पी एक्सटर्नल बोल सकते हैं। बाहर की तरफ से लगेगा, अंदर की तरफ से, दोनों प्रेशर अगर इक्वल हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो आपका ये पिस्टन है ये रुका हुआ है। अब हम क्या करें, अगर धीरे धीरे कुछ सैंड के पार्टिकल्स इस पे डालें, मान लो पहला सैंड का पार्टिकल डालें, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरीके से, और धीरे धीरे यहाँ पे एक ढेर इकट्ठा हो जाए इसका, सैंड पार्टिकल्स का। और सैंड पार्टिकल्स को हम ऐसा मानते हैं कि इनका जो मास है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है मतलब। तो ऐसा होगा कि एक सैंड पार्टिकल जब हमने डाला तो थोड़ा सा ये डिस्प्लेस होगा, ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये जो थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन मेंटेन हो जाएगी। फिर दूसरा डाला हमने तो थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर इक्विलिब्रियम की पोजीशन मेंटेन हो जाएगी। तो इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि हम ऐसा देखेंगे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक नीचे तक आना है इसको, तो इसको बड़े स्टेप्स लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस या कुछ अगर हम डिस्टेंस देखते हैं कि ये पिस्टन मान लो यहाँ से यहाँ तक आता है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ही आता है, तो इस पोजीशन को कवर करने में, क्योंकि हम एक एक सैंड पार्टिकल ऐड कर रहे हैं, तो इसको कवर करने में इसको बहुत टाइम लगेगा। और इनफाइनाइट स्टेप्स भी लगेंगे, बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल। ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे प्रोसेस में अगर हम लोग देखें कि एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये सैंड के और उनका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसलिए अगर हम देखें तो दो प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं, पी एक्सटर्नल और एक है आपका पी गैस। ये ऊपर की तरफ से लग रहा है, इसको पी एक्सटर्नल को हम ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हैं, फोर्स के टर्म्स में अगर बोलें। और ये जो गैस है ये नीचे की अंदर की तरफ से रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगी। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें पी एक्सटर्नल और पी गैस का अगर हम डिफरेंस निकालें दोनों के प्रेशर को और उसको हम डीपी लिखें, तो ये जो होता है ये अमाउंट बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा ये प्रेशर का डिफरेंस होता है, किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ ठीक है। और अगर इसी चीज को हम लोग देखें, अगर ये बहुत ही स्मॉल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि डीपी जो डिफरेंस है प्रेशर में उसको हम जीरो भी कह सकते हैं। अगर डिफरेंस बहुत मतलब 10/0 बोल सकते हैं, जीरो तो नहीं बोलेंगे, 10/0 बोल सकते हैं। अब अगर इसी चीज को आप बोलो कि हम
सिस्टम को इरिवर्सिबल करना है, हमको प्रोसेस को इरिवर्सिबल करना है, तो क्या करें? यहाँ पे पिस्टन था ओरिजिनल पोजीशन पे, ऊपर यहाँ से पी एक्सटर्नल लग रहा था, यहाँ से गैस अपना पी गैस लगा रही थी, ड्राइविंग इधर से अंदर से रेजिस्टिंग फोर्स लगा रही थी। अब हमने क्या किया, एक मास को इसके ऊपर रख दिया, एम मास को, ये बड़ा सा मास है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, पिस्टन तेजी से यहाँ पे नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये मास बहुत ज़्यादा है, ये कोई हल्का फुल्का मास नहीं है, इस मतलब एक फाइनाइट मास है, ठीक है। तो पिस्टन यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब पिस्टन जब नीचे आ जाएगा तो इसमें बहुत स्लो प्रोसेस नहीं हुआ, कई स्टेप्स में नहीं हुआ, ये 1 स्टेप और 2 स्टेप, और आप कह सकते हो 3 स्टेप, या जो भी स्टेप्स हैं वो क्या है, फाइनाइट स्टेप्स हैं, मतलब आप उसको काउंट कर सकते हो। तो जब भी प्रोसेस कोई फाइनाइट स्टेप्स में हो सकता है, जिसमें काउंटिंग हो सकती है कितने स्टेप्स में हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल, और वो रैपिड होता है। और कभी भी जब बहुत स्लो स्टेप्स हो रहे, बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा हो, या बहुत सारे इनफाइनाइट स्टेप्स में हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे अगर हम देखें तो पी एक्सटर्नल और पी गैस का जो डिफरेंस होगा डीपी, वो आपका बहुत बड़ा, बहुत छोटा होगा। यहाँ पे पी एक्सटर्नल और पी गैस में डिफरेंस बाद में तो इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, लेकिन अचानक से अगर देखा जाए तो इनमें डिफरेंस आएगा, पी एक्सटर्नल और पी डीपी में डिफरेंस आएगा। अब जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पहले हमें पहचानना होता है, अगर हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर वर्क निकाल रहे हैं तो दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला लगते हैं कई कई सिचुएशंस में। तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से पकड़ना होता है कि प्रोसेस इरिवर्सिबल हो रहा है या रिवर्सिबल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखेंगे हम लोग कि जो इरिवर्सिबल है उसमें पी एक्सटर्नल और पी गैस का ये जो डिफरेंस होगा डीपी, इसको डीपी ना लिख करके डेल्टा पी लिख देते हैं, ये क्या होगा, बिग डिफरेंस। और इस केस में हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि पी एक्सटर्नल को आप कांस्टेंट ले सकते हो, आउटर प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, गैस का प्रेशर जो होगा वो चेंज हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अब हम इन सब प्रोसेसेस में वर्क की बात करें, अगर वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क, हाँ हेमांग क्या कह रहे हैं? हाँ, गैस का प्रेशर भी चेंज होगा, एक्स एक्स तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो हेमांग, हाँ अब आ रही है, अब बोलो। हाँ अब क्लियर आ रही है। देखो देखो, क्या जो बात कही जा रही है वो क्या कही जा रही है, जो ये वाला प्रोसेस था जो रिवर्सिबल था, इसमें क्या है, छोटे छोटे स्टेप्स हो रहे हैं। मान लो जैसे यहाँ तक, यहाँ भी नहीं, ये तो मैं दिखाने के लिए बोल रही हूँ, पिस्टन यहाँ तक आता है बहुत छोटा, अगर एक सैंड पार्टिकल डालोगे तो बहुत ही कम डिस्प्लेस होगा।
छोटा सा ये डिस्प्लेसमेंट होगा और उसके बाद थोड़े टाइम बाद गैस प्रेशर को अप्लाई करके फिर से गैस और एक्सटर्नल प्रेशर में क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है। अब फिर से अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो फिर से थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके बार बार अगर आप इस पोजीशन पे देखो, इस पे देखो, इस पे देखो, तो थोड़े थोड़े टाइम बाद उसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इररिवर्सिबल की बात कर रहे हैं तो इररिवर्सिबल में जब इनिशियल स्टेट थी, जब आपने कुछ भी नहीं रखा था इसके ऊपर वेट, तब इक्विलिब्रियम था। उस टाइम पे P एक्सटर्नल अप्रॉक्सीमेटली P गैस के इक्वल था। और फिर उसके बाद जब आप इसको डाल देते हो तो बीच के प्रोसेस में, क्योंकि ये इतना रैपिड होगा कि बीच के प्रोसेस में इक्विलिब्रियम की बात हम नहीं कर सकते। जब इस वेट को हमने डाला तो थोड़े टाइम बाद सडनली होगा, लेकिन उस सडन गैप के बाद, उस सडन टाइम के बाद, उस सर्टेन टाइम के बाद, थोड़ी देर बाद ये पिस्टन फिर से स्टेबल तो होगा ही ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो होता है वो बीच की स्टेट में हमारे लिए डिफाइन करना टफ होगा। बीच में इक्विलिब्रियम की बात हम नहीं कर पाएंगे, ऊपर पे कर पाएंगे और यहाँ पे नीचे पे कर पाएंगे। और इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन होती है उसका क्या मतलब होता है, ऊपर से जो फोर्स लग रहा है और नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, अप्रॉक्सी इक्वल हो गया, प्रेशर इक्वल हो। ठीक है, यही बात कही जा रही है। इतने से हमें समझना है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। हाँ जी, हाँ, क्या कह रहे हैं रिवर्सिबल में तो, हाँ, ओरिजिनल में तो नहीं आएगा, ओरिजिनल में तो नहीं आएगा ये चेंज तो हमें दिखे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि एक पोजीशन पे ये फिक्स हो जाए। ठीक है, जब ये जाकर के फिक्स हो जाएगा, मान लो हमने 100 सैंड पार्टिकल डाल दिए, बड़े धीरे धीरे डाले, बहुत धीरे धीरे, ये स्लो प्रोसेस हुआ, बट बाद में जाके एक जगह पे तो फिक्स तो होगा ना जब हम रोकेंगे इस ड्राइविंग फोर्स को, तब इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। रुक गया वो जाकर के पिस्टन। यहाँ पे क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, पहले इस पोजीशन पे आप डिफाइन कर सकते हो, फिर इस पोजीशन पे। यहाँ पे इनफाइनाइट छोटे छोटे स्टेप्स थे, तो छोटे छोटे स्टेप्स में आप डिफाइन कर सकते थे। यहाँ पे इस तरीके से आप डिफाइन नहीं कर सकते, इनिशियल पे कर सकते हो और फिर फाइनली जब जाके रुकेगा तब कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है, रैपिड। ओके है बात। अब देखो, अगर वर्क की हम बात करें तो वर्क हम दो तरीके के थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं। एक वर्क को हम बोलते हैं पीवी वर्क और दूसरे वर्क को हम बोलते हैं नॉन पीवी वर्क। हमारा जो काम है वो पीवी वर्क का है, इससे हमें लेना देना है। नॉन पीवी वर्क बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मान लो सपोज हम बोलते हैं कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं जहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम से लेना देना नहीं है, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं कोई, जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, यहाँ से उठा के हमने उसको इधर रख दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे जो वर्क किया हमने, किसी चीज को पुश कर दिया, किसी चीज को पुल कर लिया, इस तरीके के वर्क। या कोई ये वाटर है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हीट दे दिया, गरम कर दिया। ठीक है, और गरम कैसे किया, सॉरी हीट से नहीं गरम कर रहे हैं हम, हीट से गरम करेंगे तो अलग बात हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कोई वायर लगा दिया और इलेक्ट्रिसिटी दे दी, उसके थ्रू ये गर्म हो गया, तो इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाएगा। पीवी वर्क जो होता है, वो पीवी वर्क में हम लोग मेजर वे में जो बात करते हैं वो गैस की बात करते हैं। और गैस में दो तरीके की चीज़ों की बात की जाती है, एक होता है एक्सपेंशन और एक होता है कंप्रेशन। गैस की बात हो रही है इसलिए प्रेशर वॉल्यूम दोनों चीजें आ गई। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा और कंप्रेशन का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम को आप कम कर रहे हो।
क्लियर है यहाँ तक बात इतनी, एक्सपेंशन कंप्रेशन? ठीक है भाई, मान लो इसमें गैस है, ठीक है। अब गैस का प्रेशर इधर कुछ ऐसा फैक्टर काम किया कि ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंशन हो गया यहाँ से यहाँ तक जाने में। ए से बी गया सिस्टम, तो एक्सपेंशन हो गया गैस का। और अभी जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे एम लगा दिया, ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्रेशन। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात की जाती है, ये होता है, इसमें जो वर्क हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं PV1। और वर्क आपका कोई भी ऐसा एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू एनी रीजन अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर को चेंज करके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो वर्क, जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको हम हीट बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई भी, अगर टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा कोई भी रीजन है तो उस एनर्जी ट्रांसफर को हम वर्क कह सकते हैं। अब देखो, जैसे मान लो वर्क को हमको हीट में कन्वर्ट करना है और हीट को हमको वर्क में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कोई भी जो वर्क है ना, उसको हीट में कन्वर्ट करना 100% पॉसिबल है। मतलब जितना वर्क है उसको आप कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अभी तक कोई ऐसी डिवाइस नहीं बनी है जिससे कि कंप्लीट हीट को आप 100% वर्क में कन्वर्ट कर दो। ये कन्वर्जन नॉट पॉसिबल, कोई भी ऐसा डिवाइस अभी नहीं बना। मान लो किसी डिवाइस से 100 जूल हीट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसको हम 100 जूल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी कोई डिवाइस हमारे पास अभी नहीं। अब बात करते हैं वर्क की, जो हमारी मुद्दे की बात है, कहाँ का। अच्छा, कोई डेरिवेशन हम लोग करेंगे, वैसे कम करेंगे, और जो करेंगे उसमें डेरिवेशन में नहीं जाना है। डेरिवेशन आपको समझाने के लिए बात करी जाएगी। आपको मेनली याद क्या रखना है, फॉर्मूला याद रखना है वर्क का, कि किस सिस्टम में हम किस फॉर्मूला से वर्क कर निकाल सकते हैं, और कौन कौन सा फॉर्मूला है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको हमें याद रखना है। अब वर्क हमें कैलकुलेट करना है, तो जैसे मान लो, हाँ, उसे भी नहीं कहेंगे, उस पर अगर गैसेस का एक्सपेंशन हो रहा है, गैसेस का कंप्रेशन हो रहा है, तो कह देंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये गैस है, ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ से P एक्सटर्नल काम कर रहा है, फोर्स। ठीक है, गैस को हम लोग मान लो कंप्रेस कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, कंप्रेस हमने कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, फिर से इक्विलिब्रियम में आ गए। तो अगर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ गई तो हम कह सकते हैं भाई कि ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है P एक्सटर्नल, वो -P गैस होगा। दोनों की वैल्यू सेम होगी अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। हाँ, नॉन PV वर्क की बात ही नहीं करेंगे हम लोग, उसका हमें कैलकुलेट ही नहीं करना। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी नॉन PV वर्क की थोड़ी सी बात होगी आगे के लॉज में। ठीक है,
तो P एक्सटर्नल और P गैस अगर देखें इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, बस डायरेक्शन इनका अलग होगा, इसलिए हम लोग माइनस में करके लिख सकते हैं। अब ये जो P गैस वर्क कर रही है, गैस जो काम कर रही है इसमें, इसके प्रेशर को कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए हम लोग P एक्सटर्नल टर्म को ही यूज़ कर लेते हैं, इस टर्म को यूज़ कर लेते हैं माइनस साइन के साथ, उसी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं P गैस की जगह, कि गैस कंप्रेस हो रही है और गैस एक्सपेंड हो रही है तो क्या वर्क होगा। अब अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना है तो अगर हम बोले dW फॉर गैस निकालना है हमको, तो हम ऐसे लिख सकते हैं P गैस मल्टीप्लाइड बाई dV, प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाई dV, यानी डिफरेंस इन वॉल्यूम, ये dW गैस का फॉर्मूला होता है। अब P गैस को अगर हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते और एक्सटर्नल प्रेशर हमें पता चल सकता है इजीली, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई D। ये dW मतलब बहुत छोटे अगर पोर्शन में वर्क हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज अगर बहुत छोटा है, तो हम लोग इस फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर हम इसी फॉर्मूला को अगर हम छोटे छोटे काफ़ी सारे वर्क निकाल रहे हैं हम छोटे छोटे पोर्शंस के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल D। इसकी अगर लिमिट्स हम देखें तो V1 V2 हो जाएंगी। इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं आप लोग? हाँ, dV को अगर हम देखें तो dV टेंस टू 0 होगा, मतलब डिफरेंस बहुत छोटा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम वर्क के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 V2 लिमिट है आपकी P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई D। अब अगर हम यहाँ पे देखें प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए देखें, सपोज हमने बोला आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब आइसोकोरिक जो प्रोसेस होते हैं उसमें वॉल्यूम होता है कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V2 है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या पता लगा आपको, dV इज इक्वल टू क्या होगा, 0, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो यहाँ पे अगर वैल्यू आप रखोगे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। इतनी बात सबको ओके है? सेकंड अगर हम बात करें आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ के लिए अगर हम देखें तो फॉर्मूला जो हमने लिखा है वही रह जाएगा, P dV यहाँ पे लगा दो, यहाँ V1 V2, अब अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका, अगर P कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन से यहाँ से बाहर आ सकती है, ये V1 V2 dV, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, V2 माइनस V1, तब क्या हो जाएगा, जो भी प्रेशर लग रहा है P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 आ जाएगा, W इज इक्वल टू। तो आइसोबारिक प्रोसेस है तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। वर्क हमें कैलकुलेट करना। अब अगर हम बात करें कि इसी को अगर हम देखें कि किस केस में वर्क आएगा पॉजिटिव और किस केस में वर्क आएगा निगेटिव, तो देखो हमारा फॉर्मूला बनाइए माइनस P डेल्टा B। अगर मान लो एक्सपेंशन कर रहे हैं तो एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि पहले मान लो इनिशियल स्टेट में मान लो वॉल्यूम था V1 और फाइनल स्टेट में पिस्टन यहाँ पे चला जाता है V2 हो जाता है, तो V1 से V2 पे जा रहा है।
V2 बड़ा है, देख रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है। और यहाँ पे W क्या है, माइनस P डेल्टा V, डेल्टा V है V2 माइनस V1, यही तो है। V2 अगर बड़ा है तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, V2 की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी क्या, W की वैल्यू। ये P है, ये V2 अगर बड़ा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो W की वैल्यू, ओवरऑल वर्क क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब है कि गैस वर्क कर रही है, गैस वर्क कर रहा है, या आप कह सकते हो सिस्टम इज डूइंग वर्क। तो सिस्टम कभी भी वर्क करता है तो कैसा आता है, निगेटिव वर्क। और यही अगर आप कंप्रेशन बोल दो, आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो सिस्टम पर, आप वर्क कर रहे हो, भाई फॉर्मूला तो ये है ना, माइनस। अब V2 ज़्यादा है, V1 कम है, एक्सपेंशन हुआ है क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है। अब अगर हम लोग बोले कंप्रेशन कर रहे हैं, V1 ये था, अब V2 हमने कर दिया ये, तो अब V2 क्या हो गया, छोटा हो गया V1 से। तो वर्क अगर देखो तो माइनस P V2 माइनस V1 करोगे जब, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। और जब निगेटिव वैल्यू आएगी तो ये पॉजिटिव आ जाएगा वर्क। कंप्रेस करोगे गैस को तो कंप्रेशन कैसे होता है, सिस्टम पे आप वर्क करते हो तो वर्क ऑन द सिस्टम क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। हाँ हाँ हाँ, अब देखो, सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में एक ये बेसिक डिफरेंस है, ये IUPAC ने इस तरीके से साइन कन्वेंशन इसका किया है, और ये देखने का एक नज़रिया है ना। फिजिसिस्ट गैस के लिए नहीं देखते हैं चीज़ों को, ठीक है, फिजिसिस्ट जो बाहर की सराउंडिंग है उससे इस टर्म को देखते हैं। इसलिए ये बहुत ही क्लियर कट आपको याद रखना है कि थर्मोडायनेमिक्स के फिजिक्स में जो वर्क की आप लोग बात करोगे, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। उसमें वर्क जो यहाँ पे हम पॉजिटिव ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वो निगेटिव हो जाएगा, और जो यहाँ निगेटिव ले रहे हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब बोलो, अब जो आप बोल रहे थे। हाँ हाँ, एक्सपेंड करके, हाँ, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रही है गैस। हाँ, कह सकते हैं, सोच सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि पॉजिटिव कब है और निगेटिव कब है आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वर्क की, कि कोई प्रोसेस अगर दिया हुआ है, ठीक है, और इनिशियल और फाइनल स्टेट उसकी सेम है, और आपसे पूछा जाए रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में उसमें वर्क सेम होगा क्या, तो आप बताओगे दोनों में वर्क की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। रिवर्सिबल जब प्रोसेस करोगे तो वर्क की वैल्यू अलग आएगी, और इरिवर्सिबल प्रोसेस करोगे तो वर्क की वैल्यू अलग आएगी। अब देखो, जैसे हमने अभी यहाँ पे हम लोग ले लें रिवर्सिबल प्रोसेस,
और हम ले लें आइसोथर्मल, रिवर्सिबल ले लिया और आइसोथर्मल ले लिया। अच्छा, एक और चीज, जैसे कई बार वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम पीवी कर्व को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे रिवर्सिबल और आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब टी कांस्टेंट, और टी कांस्टेंट हम लोग किससे लेते हैं, बॉयल्स लॉ से देखते थे गैस के लिए। टी कांस्टेंट में हमें पीवी कर्व मिलता था इस तरीके का, ठीक है, ये कर्व मिलता था हमको। तो हमने यहाँ पे लिखा रिवर्सिबल आइसोथर्मल। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि देखो पीवी कर्व की जब भी बात करोगे आप, तो पीवी कर्व से आप इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क नहीं निकाल सकते। क्यों, ऐसा क्यों है, देखो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा ना वो क्या होता है, रैपिड होता है ना, और रिवर्सिबल जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट धीरे धीरे होता है। तो जब धीरे धीरे होगा तब आपको कर्व मिलेगा, कर्व प्लॉट कर पाओगे पॉइंट टू पॉइंट। और रैपिड प्रोसेस हो जाएगा तो आप कर्व प्लॉट नहीं कर सकते। इसलिए इरिवर्सिबल को पीवी कर्व से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, और रिवर्सिबल को हम लोग वर्क अगर कैलकुलेट करना है तो उसको हम लोग पीवी कर्व से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस तरीके की सिचुएशन है, टी कांस्टेंट है आपका, तो हमें इस तरीके का कर्व मिल जाएगा। अब इस कर्व से अगर हमें रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना होता है कर्व से, तो कर्व के थ्रू जो वर्क हमें मिलता है उस वर्क को हम कैलकुलेट करते हैं एरिया अंडर द कर्व। मतलब उस कर्व के नीचे कितना एरिया आ रहा है उसको हम बोलते हैं उसका वर्क। मतलब अगर ये कर्व है तो उस कर्व के नीचे कितना एरिया कवर अप हो रहा है, ये इसका अगर एरिया हमें पता चल जाए तो ये होगा कर्व वर्क इस प्रोसेस के लिए। ये पूरा एरिया जो भी है ये एरिया, क्लियर है बात इतनी। अब अगर इस आइसोथर्मल के लिए प्रोसेस जो है, इसके लिए वर्क को हम लोग वर्क के फॉर्मूला को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। कैसे, देखो W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी था, यहाँ पे V2 था, यहाँ पे V1 था। अब हम अगर बात करें आइडियल गैस की, सपोज गैस कैसी है हमारी, आइडियल है। अगर गैस आइडियल है तो PV इज इक्वल टू nRT लग सकता है, लगा सकते हैं क्या? तो P इज इक्वल टू nRT बाई V लग सकता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस P की जगह पे nRT बाई V लगा रहे हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन अगर मेरे से कुछ गड़बड़ बन जाए तो आप सही समझ लेना, है ना। यहाँ पे nRT टेम्परेचर कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, गैस के मोल्स अगर कांस्टेंट हो तो ये पूरी वैल्यू nRT कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर लेते हैं, तो इसको बाहर कर लेते हैं nRT। यहाँ पे क्या आ गया अब आपका V1 V2 और ये आ गया dV बाई V। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी इक्वेशन आती है W इज इक्वल टू nRT इंटीग्रेशन ln V, लिमिट हो गई V2 बाई V1, और इसको जब सॉल्व किया जाता है तो nRT ln जानते हैं ना नेचुरल लॉ, V2 बाई V1 आता है। और अगर इसको बेस 10 लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है।
आपकी, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाता है जिसको हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। हाँ, पूरा, अगर, हाँ, अगर गैस के मोल्स कांस्टेंट ले लो, अमाउंट आप चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, अमाउंट को भी कांस्टेंट किया हुआ है। आर गैस का कांस्टेंट होता ही है, पता ही है आपको, और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया है क्योंकि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखा है। क्लियर है बात? तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, ये वर्क का, ठीक है। अब देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है बॉयल्स लॉ से, और अगर n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू nRT। ये सारे इक्वल हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे अगर देखें हमारे फॉर्मूला में क्या आया हुआ है, देखो हमारे फॉर्मूला में आया हुआ V2/V1, वॉल्यूम दिया है। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम ना दिया हो, प्रेशर चेंज दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये आपका V2/V1 है, तो V2/V1 की जगह ये हमारे पास है P1V1 इज इक्वल टू P2V2, तो यहाँ पे हम कर ले V2/V1 इज इक्वल टू P1/P2 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को हम ये भी लिख सकते हैं, V2/V1 जो फॉर्मूला था वो क्या बन जाएगा, P1/, आइडियल, आइडियल गैस के लिए, हाँ दोनों ही, ये तो बस हमने V2 की जगह P1 P2 में कन्वर्ट किया है इसको। अगर आपके पास प्रेशर दिए हो क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा, अगर प्रेशर टर्म्स दिए तो आपको ये याद रखना है, मतलब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, दोनों ही फॉर्मूला में सेम टू सेम है। अगर प्रेशर दिया तो P1/P2, और अगर वॉल्यूम दिया तो V2/V1 करेंगे। यहां तक की बात क्लियर है सबको? तो क्या ध्यान रखना है कि पीवी कर्व की बात अगर हो रही है तो मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल के लिए ही वो वैलिड है। इरिवर्सिबल के लिए पीवी कर्व की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि वो सडन होता है, रैपिड होता है, वहां पे हम पीवी कर्व ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अब इरिवर्सिबल के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, सेम टू सेम। W इरिवर्सिबल अगर निकालना है तो -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, यही फॉर्मूला लगने वाला है हमारा। इरिवर्सिबल में आइसोथर्मल के लिए भी यही सेम फॉर्मूला लगता है, और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस कर दो, एडियाबेटिक समझते हैं प्रोसेस, आइसोथर्मल का मतलब T कांस्टेंट, और एडियाबेटिक का मतलब हीट आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट, यानी कि हीट ट्रांसफर क्या होगा, जीरो है, dq क्या है, जीरो, कोई हीट का लेना देना नहीं हो रहा है। तब इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये दोनों में ही यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेम टू सेम, और आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें। अब एक क्वेश्चन कर ले इस पे जल्दी से, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस
इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली, रिवर्सिबल दे दिया है, फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्क कैलकुलेट करना। तो देखो प्रोसेस आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, केवल टेम्परेचर दे के छोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में वो लिखे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इन्होंने लिखा पूरा प्रोसेस 227 पे हो रहा है, तो इसका मतलब प्रोसेस है आइसोथर्मल। रिवर्सिबल इन्होंने क्लियर कट लिख दिया है, तो फॉर्मूला तो लगाना है ये। क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है आपको V1 और V2, तो इसका मतलब क्या है, हमें फॉर्मूला यही वाला चाहिए। ठीक है, फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, इसका मतलब पहला वॉल्यूम 1 लीटर था और लास्ट में वॉल्यूम हो गया 10 लीटर। एन की वैल्यू 2 मोल्स दी हुई है, तो वैल्यू निकाल लेंगे क्या। टेम्परेचर 227 है, अगर केल्विन में रखना होता है यहाँ पे, तो 227 प्लस 273 करेंगे तो ये 500 आ जाएगा, तो वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। ये 500 हो गया, ये V2 हो गया 10 लीटर, ये 1 हो गया, यहाँ पे लॉग भी लेना है। हाँ, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 1000 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस में 230, ये आ जाएगी 1000 से मल्टीप्लाई कर, और R भी है यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसमें, जूल। क्लियर है बात। R की वैल्यू रखनी, पूरी वैल्यू निकालनी है, तो 2303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314, तो ये जूल में आ जाएगा माइनस। क्लियर है बात। अब देखो ये क्वेश्चन है जो सेम क्वेश्चन है, इसमें अगर ये थोड़ा सा एक चीज और लिखते हैं, अच्छा एक कुछ यूनिट्स का भी ध्यान रखते हैं हम लोग, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग, फिर इस क्वेश्चन को चेंज करके भी करेंगे। यूनिट्स में जैसे 1 ATM प्रेशर की जो यूनिट है, इसको 760 mmHg, मरकरी के 760 mmHg जितना प्रेशर क्रिएट करता है वो होता है 1 ATM। इसको हम 760 टॉर भी बोलते हैं, और एक यूनिट होती है बार प्रेशर की, 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम बोलते हैं पास्कल। ये सब न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, इसलिए हमें याद रखना। 1 ATM और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर हम रिलेशन देखें 013 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप देखो तो 1 बार इज इक्वल टू इतना है और 1 ATM इज इक्वल टू इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो 1 ATM अप्रॉक्स क्या है, 1 बार के इक्वल है, अप्रॉक्स में बोलेंगे। इसी तरीके से कहीं कहीं पे हमको जो लीटर ATM होता है उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यूनिट याद रखेंगे। 1 लीटर ATM अगर कहीं पे आता है तो उसको अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो हमें ध्यान रखना है 101.3 जूल। ये वाली यूनिट्स हमें सब काम में आती है। अगर ये आ गया 1 बार इंटू लीटर किसी क्वेश्चन में, तो ये होता है 100 जूल। बार इंटू लीटर 100 जूल के इक्वल है, और ये है आपका 101.3 जूल।
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है हमारा इरिवर्सिबल, इसको करके देखते हैं। देखो कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन की लैंग्वेज। 2 मोल of an ideal gas is expanded from 1 liter to 10 liter at 2 to 7 degrees centigrade against 2 atm constant एक्सटर्नल प्रेशर। जब भी ऐसी लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में मिल जाए ना, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो आपको इससे समझना है कि प्रोसेस है इरिवर्सिबल। अब जैसे ही प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया, आपको फॉर्मूला क्या आना चाहिए? आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, उसमें हमें फॉर्मूला क्या लगाना है? ये वाला लगाना है। क्लियर है बात? अब सीधे सीधे हमें क्या करना है? पी एक्सटर्नल 2 एटीएम दिया हुआ है। वॉल्यूम अगर देखो आप तो 10 लीटर, V2 माइनस V1 करेंगे, 10 माइनस 1 तो ये कितना आ जाएगा? -18 आ जाएगा। ये एटीएम में था, ये वैल्यू लीटर में है, तो एटीएम लीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन बताया आपको एटीएम लीटर का 101.3 जूल, तो इससे कन्वर्ट कर सकते हो। ओके है बात? अब देखो कभी कभी क्या होता है, आपको साइक्लिक प्रोसेस दे देते हैं। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों ही सेम है, मतलब प्रोसेस शुरू हो रहा है और फाइनल पे ख़त्म हो रहा है। इसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। ये रिवर्सिबल हो जाएगा ना आपको। देखो अब कैसे इसमें देखना है हमें। साइक्लिक प्रोसेस किस में देते हैं? पीवी कर्व पे देंगे इस तरीके से। पीवी कर्व पे अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस इस तरीके से दिया हुआ ऐसे, और मान लो पीवी कर्व पे कोई साइक्लिक प्रोसेस ऐसे दिया हुआ, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और इसको क्या कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन? दूसरा वाला एंटी, दोनों सेम तो नहीं बना दिया मैंने? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कभी भी जब क्लॉकवाइज होगा ना, तो इसमें जो वर्क आता है वो होता है निगेटिव। वर्क की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, वर्क की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, ठीक है। और पीवी कर्व अगर आपको दे रखा है, तो यहाँ पे अगर आपको वर्क निकालना है, तो वर्क निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ये जो कर्व है ना आपका पूरा क्लोज कर्व बना हुआ, इस कर्व का एरिया निकाल लो। तो आपको मिल जाएगा वर्क, जो भी ये कर्व दिया हुआ है उसका एरिया निकाल लो तो आपको वर्क मिल जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से देखो। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है,
कर्व पीवी होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं किसी भी कर्व से आप निकालने लगे। ये ऐसे कर्व दिया हुआ सर्कल है ये, और आपका यहाँ पे एटीएम में वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे लीटर में दिया हुआ। मान लो ये यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है 2 लीटर, ये वैल्यू दिया हुआ 6 लीटर। प्रेशर देखिए, ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर 1 atm मान लो दिया है, यहाँ पे प्रेशर है वो 5 atm। ठीक है, और ये जो इसका ये जो रेडियस है इसकी वो दी हुई है 2 यूनिट। ठीक है, तो अगर आपको वर्क निकालना है इसमें, और ये क्लॉकवाइज जा रहा है, देख पा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज है तो वर्क तो आएगा तो निगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब निगेटिव जो वैल्यू आएगी वो हम निकालेंगे कैसे, इस कर्व का एरिया निकालना है सपोज हम, तो इस कर्व का एरिया क्या होगा, ये अगर सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर की वैल्यू अगर 2 यूनिट दी है तो 4 पाई हो जाएगा वर्क, और क्योंकि क्लॉकवाइज है तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -4 पाई आएगी। क्लियर है इतनी बात? हाँ, हाँ, तब भी अंदाजा लग जाएगा आपको। देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ऐसे रेक्टेंगुलर दे दिया, प्रोसेस साइक्लिक है, 4 प्रोसेस में इसको ब्रेक किया, A B C D। यहाँ पे मान लो 3 atm प्रेशर है, इस पॉइंट पे जाकर के 5 atm प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 7 लीटर इस पॉइंट पे। ठीक है, कर्व अपना ही है, वर्क निकालना है। ठीक है, तो वर्क कैसे निकालते हैं, ये जो आपका बन रहा है एरिया, इसका एरिया निकाल लें, है ना, तो एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालें, ये वाली ले लें और ये वाली वैल्यू ले लें, तो ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी सी कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू अगर देखो तो कितनी आ रही है आपकी, ये 7 है, ये 2 है, तो 7 - 2 आ जाएगी, और बी सी की वैल्यू अगर देखो तो 5 - 3 आ जाएगी। तो कितनी आ गई वैल्यू, 7 - 2, ये 5 आ गया, और 5 - 3 ये कितना आ गया, 2, 10 आ गया। और आपका ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो वर्क कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा लीटर एटीएम। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका, अगर हम ब्रेक कर करके निकालें, कैसे, जो इसमें टोटल वर्क होगा, ये टोटल वर्क होगा आपका, ये जो ए बी प्रोसेस है इसमें कितना वर्क हो रहा है, जो बी सी प्रोसेस है इसमें कितना वर्क हो रहा है, जो सी डी प्रोसेस है इसमें कितना हो रहा है, और जो डी ए प्रोसेस है इसमें कितना हो रहा है।
सबको अगर हम जोड़ दें तो भी वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उस क्लोज कर्व का एरिया निकाल लें, पीवी कर्व अगर दिया हुआ है, या हम लोग सारे जितने भी प्रोसेस उसमें हो रहे हैं उनका वर्क निकाल करके ऐड कर दें तो भी आ जाएगा। ठीक है, निकालें। देखो चार सभी प्रोसेस को देखते हैं। बी से सी तक जाने में देखो वॉल्यूम क्या रह रहा है, वॉल्यूम 7 लीटर रह रहा है बी से सी में, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा। और डी से ए तक जाने में भी वॉल्यूम देखो 2 लीटर पे ही है कांस्टेंट। तो कहीं पे भी अगर हमने देखा था कि प्रोसेस अगर आइसोकोरिक होता था, मतलब अगर डेल्टा वी जीरो रहता था, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता था, तो वहां पे हम बोलते हैं फटाफट से कि वर्क जीरो होगा। तो हमें पता लग गया कि दो प्रोसेस ऐसे हैं बी सी और डी ए जहां पे वर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, जीरो। क्लियर है बात? अब अगर ए बी और किस में निकालना है हमको, सी डी में निकालना है, तो ए बी और सी डी में निकालना चाहे हम वर्क, ए बी पाथ। इस पाथ में अगर देखो तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस अगर है, आइसोबारिक प्रोसेस है, हाँ आइसोबारिक प्रोसेस है, तो इसके लिए हमारा वही फॉर्मूला चल सकता है, माइनस पी डेल्टा वी माइनस पी। ए बी में प्रेशर है 5 एटीएम, डेल्टा वी हो जाएगा कितना, 7 माइनस 2 हो जाएगा, -25 आ जाएगा लीटर एटीएम। ऐसे ही हम लोग इसमें भी निकाल लें, कौन से वाले में, ए बी में निकाल लिया, अब हम निकाल लें सी डी में। ये भी आइसोबारिक है, यहाँ पे प्रेशर है सी डी वाले में 3 एटीएम और वॉल्यूम का चेंज तो वही है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे अब V2 फाइनल में क्या हो रहा है आपका, 2 लीटर हो रहा है और इनिशियल में 7 रह रहा है। यहाँ पे ये था 3 एटीएम और फाइनल में वॉल्यूम हो गया आपका कितना, 2, और यहाँ पे 7 आ गया। अब देखो क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे -5 आ जाएगा, तो कितना आ गया, प्लस का 15 आ गया लीटर एटीएम। ठीक है, अब प्लस का 15 आ गया अगर लीटर एटीएम, 7 और 2, हाँ यही वैल्यू है, प्लस का अगर 15 आ गया, तो अब अगर टोटल आप देखो वर्क सबको जोड़ के तो कितना आ जाएगा, प्लस का 15 आ गया और एक जगह -25 आया और दो जगह 0 0 आए, तो लीटर एटीएम आ गया। माइनस में वर्क आ रहा है, देख पा रहे हो, और हमें पहले से भी ये वाले से भी हमें पता लग गया था, क्लॉकवाइज था, तो माइनस में वर्क आया था, है ना। अच्छा यहाँ पे -10 आया था और यहाँ पे कितना आया, -10। ठीक, तो दोनों प्रोसेस से कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग वर्क, ऐसा अगर कोई प्रोसेस दिया हुआ है। विधि विकास बात क्लियर है?
विधि विधि है क्लास में। तो इस तरीके के क्लोज कर्व से अगर हमें वर्क निकालना है, या इस तरीके के पीवी कर्व से अगर हमें वर्क निकालना है तो आप निकाल लेंगे। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी पे बात करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें। इंटरनल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। देखो, इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं या ई से डिनोट करते हैं। किसी भी सिस्टम में अगर हम बात करें तो टोटल जो एनर्जी होगी ना, एसोसिएटेड विद गैस मॉलिक्यूल्स। अभी हमारे पास क्या होते हैं, जो सिस्टम हमारा है थर्मोडायनेमिक्स में जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, वो ज़्यादातर किसके बारे में बात कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल के बारे में। तो उसी की बात करते हैं। टोटल ई या टोटल यू आपको निकालना है तो हम लोग मेजर वे में काइनेटिक है, वैसे तो बहुत सारी एनर्जी होती है, मेजर वे में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, पहले पी की बात कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। देखो, पोटेंशियल एनर्जी को तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं अप्रॉक्स 0। ठीक है, या इसको हम लोग इसमें काउंट नहीं करते। क्यों नहीं काउंट करते, देखो हम लेते हैं आइडियल गैस की बातें करते हैं हम, और जब भी आइडियल गैस की बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन के ऊपर, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, फोर्स ऑफ रिपल्सन के ऊपर। तो जो आइडियल गैस होती है उसमें हम मानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नेग्लिजिबल, मानते ही नहीं है कि इसमें फोर्स होता है गैस मॉलिक्यूल के बीच में। और पोटेंशियल एनर्जी इस फोर्स के कारण ही होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को तो हम 0 मानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में किस किस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात की जाए तो 3 तरीके से हम देखते हैं इसको गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। एक को बोलते हैं ट्रांसलेटरी, दूसरे को बोलते हैं रोटेटरी, और तीसरे को बोलते हैं वाइब्रेशनल। एक ट्रांसलेटरी मोशन, एक रोटेटरी मोशन, एक वाइब्रेटरी मोशन। मोशन ये सारे समझते हैं आप लोग। रोटेशन का क्या मतलब होता है, वाइब्रेशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसलेटरी का क्या मतलब होता है। देखो, कभी भी अगर हम बात करें वाइब्रेटरी मोशन की तो ये हमेशा कंसीडर किया जाएगा हाई टेम्परेचर पे। गैस मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेटरी मोशन की अगर बात करो तो हाई टेम्परेचर पे इसको कंसीडर करेंगे हम लोग। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी को कंसीडर करेंगे। अब इस ट्रांसलेटरी और रोटेटरी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। उसमें एक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अभी हम लोग अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला की तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं 3/2 nRT। ये गैसियस स्टेट में आपको फॉर्मूला बताया था पर मोल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी। ओके है इतनी बात। अगर मान लो टी को आप कांस्टेंट कर दो, टी को आप चेंज नहीं करो तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्योंकि एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ आपका मोल्स है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, 3/2 एक नंबर है, और टी आपका अगर हम देखें तो टेम्परेचर है। अगर इसको आपने कांस्टेंट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी।
इसका मतलब टी अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी ज़ीरो हो जाएगा और डेल्टा के ई क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज और टेम्परेचर चेंज दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? अब देखो एक टर्म यूज किया जाता है DOF गैस के लिए। इसका बड़ा काम है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। किस किस डायरेक्शन में कैसे कैसे गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उसकी बेसिस पे ये टर्म है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको बोलते हैं इट इज इंडिपेंडेंट टर्म इन इंटरनल एनर्जी। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से डिनोट करते हैं। F भी आपके 3 तरीके के हो जाते हैं, एक को बोलते हैं FT, एक को बोलते हैं FR, एक को बोलते हैं FE। ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेटरी, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल। कौन सी गैस कितने तरीके के कितने डायरेक्शन में मूव करेगी उसकी बात की जाती है। ठीक है, ट्रांसलेटरी का मतलब तो आप समझते हैं ना, लीनियर। तो ट्रांसलेटरी में 3 डायरेक्शन X, Y, Z 3 डायरेक्शन लिया जाता है, इसलिए ट्रांसलेटरी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसकी वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर ले, फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात कर पाएंगे। मेनली तो इसका नंबर ही याद रखना है, इसका नंबर ही हमारे काम आता है, लेकिन थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अगर कुछ है यहाँ पे तो बात कर लेते हैं। क्या दिया हुआ, molecular degrees of freedom refer to number of ways a molecule in the gas phase may move, rotate और vibrate in space। जो 3D स्पेस है उसमें कितने तरीके से कितने डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। Defined as number of coordinate required to specify the position of all atoms in the molecule। सारे atoms की positions को देखने के लिए कितने coordinate मतलब x, y, z कितनी axis का यूज करते हो आप, वो बताया जा रहा है। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। अच्छा, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग, जैसे मोनो एटॉमिक लोगे तो उसके लिए DOF अलग होगा, डाई एटॉमिक लोगे या पॉली एटॉमिक बट उसका स्ट्रक्चर लीनियर हो उसके लिए अलग होगा। और अगर आप पॉली एटॉमिक ऐसी गैस लो जो नॉन लीनियर हो तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। हमें नंबर ही याद रखना है पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है लीनियर मोशन की बात हो रही है, तो ट्रांसलेटरी में 3 एक्सिस की बात कर सकते हो, X, Y, Z 3 एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके DOF क्या होंगे। अगर कोई केवल ट्रांसलेटरी कर रहा है तो 3 ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 3 ऐसी डायरेक्शन होगी जिसमें हम उसको उसकी पोजीशन को कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है बात इतनी? अब रोटेशनल की अगर बात करें तो रोटेशनल में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया जाता है जो एक के चारों तरफ दूसरा रोटेट कर सकता है। मान लो ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, उसके चारों तरफ ये दूसरा वाला, ये पहले को एक्सिस मान के दूसरा वाला रोटेट कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो रोटेटरी में भी 2 डायरेक्शन बन सकती है। 2 डायरेक्शन कैसे बन सकती है? अगर किसी ये DOF आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो क्या या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, अच्छा देखो, जैसे मान लो ये आपको दिखाई दे रहा है, हाइलाइटर दिख रहा है ना। अब ये मान लो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये एटम है, एक इधर एटम है।
अब इसको आप ऐसे घुमा सकते हो, देख पा रहे हो, ये बीच में सेंटर में रहे और इसको ऐसे हम घुमा दें। ठीक है, ओके है इतनी बात। और एक आप ऐसे भी तो घुमा सकते हो, हाँ, दो डायरेक्शन ऐसे और ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, दो तरीके से घुमा सकते हो। तो ये जो होती है ये आपकी शो करती है रोटेटरी को। तो रोटेटरी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया जाता है इसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, रोटेशनल मोशन इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद अगर हम वाइब्रेटरी की बात करें तो वाइब्रेशन कैसे होता है, वाइब्रेशन होगा कि ये मॉलिक्यूल है ये अपनी जगह पे ऐसे ऐसे मूव करे, इधर जाए फिर अपनी पोजीशन पे आए, फिर इधर जाए फिर अपनी पोजीशन पे आए, इसी को तो वाइब्रेशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोनो एटॉमिक के लिए 3 दिया हुआ है, डाई एटॉमिक के लिए 5 है और ट्राई एटॉमिक के लिए 6 हो गया। कैसे कैसे, यहाँ पे किसको किसको लिया हुआ है, इन्होंने लिया हुआ है वाइब्रेटरी जो है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, तो उसका हमें कोई काम नहीं है। अगर वाइब्रेटरी मोशन को कंसीडर करने को बोला जाएगा तब हम लोग उस पर ध्यान देंगे, नहीं तो हम लोग केवल ट्रांसलेटरी की बात करेंगे और रोटेटरी की बात करेंगे। तो अलग अलग गैसेस के लिए ये DOF की वैल्यू अलग अलग होती है, उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये चार्ट है, देखो मोनो एटॉमिक गैस है, मान लो हीलियम है, मान लो नियॉन है, ये मोनो एटॉमिक होती है। तो इनके लिए ये केवल ट्रांसलेटरी कर सकती है, इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल 3 होता है। ये देखिए लिखा हुआ है 3 ट्रांसलेटरी, 0 रोटेशनल, 0 वाइब्रेशन। दूसरा डायटॉमिक गैस है अगर कोई, तो डायटॉमिक गैस के लिए 3 ट्रांसलेटरी हो सकता है और 2 तरीके से वो रोटेट कर सकता है, अभी आपको बताया। और सपोज अगर वाइब्रेट करता है तो 1 उसके लिए वाइब्रेशनल लेते हैं। मतलब इसके लिए टोटल अगर देखो तो 3 + 0 + 0 मतलब टोटल 3 आएगा। इसके लिए अगर देखो तो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल हो सकता है, 3 + 2 + 1। लेकिन हमें ज़्यादातर केसेस में इसका ही काम पड़ता है तो हम इसको याद रखते हैं। इसके लिए 3, इसके लिए 5 और इसके लिए अगर हम देखें तो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 4 वाइब्रेशनल दिया हुआ। ये डेटा हमें नहीं याद रखना है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर की अगर बात करें तो 3 ट्रांसलेशनल हो गया, 3 रोटेशनल हो गया और 3 ही वाइब्रेशनल हो गया। हमें इन दोनों का काम पड़ता है तो इसके लिए हम नंबर 6 याद रखें। वैसे तो ये 9 है इसके टोटल, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे ही काम करेंगे वाइब्रेशनल वाले। यहां तक की बात क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, हाई टेम्परेचर वाले को एक्सक्लूड कर दिया। अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया कि वाइब्रेशनल को कंसीडर करो तब हमें लेना पड़ेगा। तो 3, 5, 6 का नंबर हमें क्या करना है, याद रखना है कि भाई इसके DOF 3, इसके DOF 5, इसके DOF 6। ओके इतनी बात। अब जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ पे F लिखा हुआ है। अगर हम देखें कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर है तो उससे कितनी एनर्जी, उस वो कितनी एनर्जी को डिनोट करेगा, तो हम कह सकते हैं कि ½ kT एनर्जी को डिनोट करता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अगर गैस का 1 मॉलिक्यूल है और उसमें हम बोल रहे हैं कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कीजिए तो ½ kT। तो अगर आप मोनो एटॉमिक गैस के लिए ले लो, वाइब्रेशनल को हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 अगर है तो ½ kT है वैल्यू। ठीक है, और ये है पर मॉलिक्यूल वैल्यू।
यानी मोनो एटॉमिक गैस के पर मॉलिक्यूल के लिए अगर आप सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम को ले लो तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आपको बताए, 3 बताए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 3/2 kT, ये पर मॉलिक्यूल आएगा। ये आपका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए था, लेकिन मोनो एटॉमिक में कितने होते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यही वैल्यू अगर हम लोग पर मॉलिक्यूल की जगह पर मोल निकालते हैं तो ये RT आ जाता है। 3 DOF है मोनो एटॉमिक के लिए, तो ये आ जाती है वैल्यू 3/2 RT। क्लियर है बात? इसका मतलब क्या है, डिग्री अगर पर मॉलिक्यूल निकालना है आपको एनर्जी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू रखो और आप ½ kT से मल्टीप्लाई कर दो, ये पर मॉलिक्यूल आएगा। और अगर आपको पर मोल निकालना है तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू रखो और ½ RT से मल्टीप्लाई कर दो। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कंट्रीब्यूट करेगा वो ½ RT को कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये मोनो एटॉमिक के लिए था, अगर हम डाई के लिए देखें तो 3 की जगह क्या आ जाएगा, वहाँ पे 356 का नंबर हमें याद रखना है, यहाँ पे 5 DOF हो गए, तो 5 DOF हो गए तो ये 5/2 RT वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको ट्राई एटॉमिक के लिए उसके लिए देख रहे हैं, नॉन लीनियर के लिए गैस के लिए, तो हमारे पास 6 आ जाएगा, तो 6/2 RT आ जाएगी वैल्यू। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? और ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है, ये बोलता है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में ईच DOF जो होता है वो एनर्जी कितनी कंट्रीब्यूट करता है, ½ kT पर मॉलिक्यूल गैस के लिए। ठीक है, तो मुद्दे की बात हमें याद क्या क्या रखना है, 3, 5, 6। अगर वाइब्रेशनल को कंसीडर करना है तो पहले वाले केस में तो वाइब्रेशनल होता नहीं है, दूसरे वाले केस में 1 है, तीसरे वाले केस में 4 हो गए, ट्राई एटॉमिक अगर हो गया, और ये नॉन लीनियर अगर है तो 3 हो जाएंगे। ट्राई एटॉमिक में भी लीनियर भी हो सकता है, जिसका स्ट्रक्चर लीनियर है, जैसे CO2 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने लीनियर देखा था। ऐसे ही अगर हम SO2, SO3 इन सबको ले लेते हैं तो ये SO2 V शेप होता है। यहाँ पे H2O दिया हुआ है, H2O अगर गैसियस फॉर्म में तो H2O भी आपका V शेप में होता है, आपको पता है। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर हो गया, तो इसके लिए ये वैल्यूज हैं, ये ट्रांसलेटली, ये रोटेशनल, ये वाइब्रेशनल। ओके बात? ये जो डायग्राम है ये दिखा रहा है कैसे कैसे रोटेट करेगा, कैसे कैसे वाइब्रेट करेगा। यहाँ पे केवल वाइब्रेशनल को यहाँ पे क्या किया है, नेग्लेक्ट किया गया है। यहाँ पे केवल ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी देखा गया। ये मोनो एटॉमिक के लिए तो ट्रांसलेटरी 3, रोटेटरी 0। ये डायटॉमिक के लिए है तो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, यहाँ 3, ये 2, 5 हो गया। यहाँ पे अगर देखें ट्राइटॉमिक के लिए तो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी 3 एटम्स हो जाएंगे, तो 3 + 3 हो जाएगा। रोटेशन के लिए भी 3 तरीके मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो डेफिनेशन वगैरह का कोई काम नहीं है, मतलब समझ आना चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी एटम को एक्सप्रेस करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो है। और इक्विपार्टीशन एनर्जी का मतलब ये है आपका कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी हम समझ सकते हैं अलग अलग गैसेस के लिए। वो एक के लिए एक का अगर हम देखें तो ½ kT का कंट्रीब्यूशन है, पर मोल के लिए देखो तो 3 आपका ½ RT का कंट्रीब्यूशन होगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मल्टीप्लाई कर दो, जिस तरीके की गैस होगी उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम याद रखें। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज़ करके CP क्या होता है, CV क्या होता है,
कैसे हम लोग निकालते हैं इस Cp और Cv, और क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग करते हैं ऑफ। चलिए बच्चा पार्टी।